हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। मतलब हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए हैं और इसमें सबसे पहले तो हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, यानी उन्हें बनाएंगे और फिर उसके सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे हमने किसी भी मेथड से। फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब रितु जो है डाउन स्ट्रीम जा सकती है 20 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, जबकि वो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जा सकती है 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो पूछा है कि उसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी और हमारे करंट की स्पीड कितनी होगी। करंट का मतलब है पानी का जो बहाव है ना, उसकी बात कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी होगी ये बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो चीज हमें नहीं पता होती है तो वहीं से हम लेट कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ रितु in still water is equal to x kilometer per hour and the speed of the current is equal to y किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले गाइस मैं आपको ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वर्ड का मतलब समझाता हूं। यहां पर इसका मतलब क्या है, देखो गाइस क्या होता है ना, जब भी हम किसी पानी वाली जगह पर जैसे जाते हैं, जैसे तालाब में गए और वहां पर हम बोट में बैठते हैं, तो हम जैसे अपनी बोट में बैठे हैं और हमारी बोट मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो हमारी बोट की अपनी एक डायरेक्शन होगी ये वाली। और होता क्या है, जो पानी होता है उस पानी की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है। मान लो जो पानी बह रहा है ना, वो भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारे पानी के डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा वाटर है और ये हमारी बोट है जिसमें हम बैठे हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो डायरेक्शन हमारी बोट की थी वही सेम डायरेक्शन में पानी भी बह रहा है। तो गाइस आपने एक चीज महसूस की होगी, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में हमारी बोट को ना थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है और इस केस में हमारी जो स्पीड होती है बोट की वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी की जो स्पीड होती है वो हमारी बोट की स्पीड के साथ मिल जाती है। तो ये जो केस होता है ना गाइस, इस केस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। इसे क्या कहते हैं हम? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब ऐसा केस जिसमें हमारी बोट की स्पीड और पानी की स्पीड एक ही सेम डायरेक्शन में होती है, उसी को कह देते हैं हम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम बिल्कुल इसका उल्टा होता है। देखो मान लो हमारी बोट की डायरेक्शन ये है, हम यहाँ पर बोट में बैठे हैं और हमारी बोट की डायरेक्शन ये थी, लेकिन इस बार मान लो कि पानी की जो डायरेक्शन है, पानी का जो बहाव है वो इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है। तो इस केस में हमें एक प्रॉब्लम आएगी, हमारी बोट की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम भी होगी, साथ ही साथ हमारी बोट को ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी जो स्पीड होगी उसको ये पानी की स्पीड जो है वो कम करेगी, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो जब ऐसा केस होता है ना जिसमें हमारी बोट की स्पीड और मतलब हमारी बोट की डायरेक्शन प्लस पानी की जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाए, यानी कि अपोजिट हो जाए, तो उसे कह देते हैं हम अपस्ट्रीम। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला था, रितु जो है वो डाउनस्ट्रीम जा सकती है 20 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर और अपस्ट्रीम जा सकती है 4 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर। तो सबसे पहले तो हम केस नंबर 1 ले लेते हैं डाउन स्ट्रीम का। जब डाउनस्ट्रीम होता है तो जैसे मैंने आपको बताया उस केस में हमारी बोट की स्पीड और क्या कहते हैं हमारे जो पानी की स्पीड है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। तो इस केस में जो रितु की स्पीड होगी, क्योंकि रितु नाव में बैठी है, तो रितु की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x प्लस में y किलोमीटर पर आवर। x प्लस वाई कैसे? क्योंकि x हमने माना था स्टिल वाटर में रितु की स्पीड को और y हमने माना है करंट की स्पीड को। करंट का मतलब यहाँ पर पानी ही है, पानी का बहाव, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो रितु की स्पीड जो है डाउनस्ट्रीम वाले केस में वो हो जाएगी x प्लस में y किलोमीटर। अब गाइस देखो हम इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस निकालने का, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला हमने? तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहां पर बताया था 20 किलोमीटर बताया था ना फर्स्ट केस में, और इज इक्वल टू स्पीड कितनी है हमारी? स्पीड है x प्लस वाई, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? टाइम उसने लिया है 2 घंटे। इस 2 को इसके नीचे भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसको कैंसिल कर लेते हो जाएगा 2 10 जा 20। तो देयरफॉर यहां से हमारे पास एक इक्वेशन सी बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो डाउनस्ट्रीम केस से तो हमारी एक इक्वेशन बन गई, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। सेकेंड केस हम करते हैं अपस्ट्रीम का। केस नंबर सेकंड में हम लिखेंगे क्या? अपस्ट्रीम। तो जब अपस्ट्रीम का केस होगा तो उस केस में जैसे मैंने समझाया था अभी आपको कि हमारी बोट की स्पीड
या हमारी बोट की जो डायरेक्शन है और जब पानी की डायरेक्शन वो उल्टी हो जाती है तो वो अपस्ट्रीम कहलाता है। तो इस केस में जो रीतू की बोट की स्पीड रहेगी वो कितनी हो जाएगी, इसको हम निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जो रीतू की स्पीड है और जो पानी की जो स्पीड है यानी जो करंट की स्पीड है उनको हम माइनस कर देंगे क्योंकि स्पीड कम हो जाती है, तो वो हमारा बन जाएगा रीतू की स्पीड अपस्ट्रीम के केस में। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर से हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं और वहां से फिर हम इक्वेशन बना लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस बार डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो देखो यहाँ पर बताया था, डिस्टेंस बताया था इस बार 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम के केस में। तो इधर लेना है आपको क्या, डिस्टेंस के लिए 4 इज इक्वल टू स्पीड हमारी x माइनस वाई है, मल्टीप्लाई में टाइम, इस फॉर्मूले में रख रहा हूं मैं, टाइम हमारा इस बार कितना बताया था 2 घंटे, तो यहाँ पर 2 ले लो। फिर से यहाँ पर हम 2 1 जा 2 आइए, 2 2 जा 4 हो जाएगा तो कैंसिल, तो इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी अप स्ट्रीम वाले केस से। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमने बना ली। अब क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं फटाफट से। देखो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 थी और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 थी। प्लस कर लेते हैं क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी अलग अलग है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 यानी 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड में 2 यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कट के 6। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से y की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इस वाली इक्वेशन में रख दे रहे हैं, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारी प्लस का 4। सो दैट्स इट। हमने x किसको माना था, देखो क्वेश्चन में हमने x माना था हमारी रीतू की स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसको, और y हमने माना था करंट की स्पीड जो हमसे पूछा था। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस द स्पीड ऑफ रीतू in still water is 6 किलोमीटर पर आवर, ये वाला, और the speed of the current is 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितने भी पार्ट आएंगे ना इस क्वेश्चन में वो सारे ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप अच्छे से ध्यान से समझ लेना। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। बोला है 2 women और 5 men यानी कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी के काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, जबकि 3 women और 6 men उसी काम को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन, यानी एक वुमन ने कितना टाइम लिया काम को खत्म करने के लिए वो बताओ, एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, और इसी प्रकार से एक आदमी ने, एक मैन ने कितना टाइम लिया वो बताओ। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, जो चीज हमें लास्ट में बोली है उसी को लेट कर लो कि लेट द टाइम टेकन तो हमने मान लिया कि एक वुमेन ने जितना टाइम लिया है वो x डेज है और एक मैन ने जितना टाइम लिया है वो है y डेज। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में अगर हम इन वुमेन और मैन का एक दिन का काम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा। तो यहां पर हमें लिखना है वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे। भाई अगर वुमेन ने एक काम करने के लिए x दिन लिए हैं टोटल, तो उसने एक दिन में कितना काम करा होगा, सिंपल सी बात है 1/x वर्क किया होगा, है ना, ये हिस्सा, ये पार्ट पूरे वर्क का 1/x पार्ट किया हुआ काम। ऑल्सो इसी प्रकार से मतलब हमारा जो एक मैन का वर्क होगा वो भी कितना आ जाएगा, देखो वर्क डन बाय मैन इन 1 डे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/y। ठीक है, अब केस नंबर 1 पढ़ो। देखो केस नंबर 1 में क्या बोला था कि 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में। तो देखो हमने वुमेन के एक दिन को काम को क्या माना है 1/x, तो 2 वुमेन के एक दिन के काम को कितना हो जाएगा 2/x, सिंपल सी बात है। प्लस में 5 मैन का जो काम है वो कितना हो जाएगा 5/x,
वाई, और इन्होंने जो मिलके टाइम लिया है वो है 4 दिन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1/4 लिखेंगे। गाइस ध्यान से देखो, मैं इज इक्वल टू में 4 नहीं लिख रहा हूँ, 1/4 लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्स और वाई जो है लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, और एक्स और वाई हमने क्या माना था, टाइम, डेज, एक्स डेज और वाई डेज। तो इसी प्रकार से मैं जो ये 4 है ना वो भी नीचे लूंगा 1/4 करके इस क्वेश्चन में, ताकि हमारे जो डेज है वो सारे ही डिनोमिनेटर में आ जाए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ऐसी केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड में हमसे बोला था 3 women and 6 men can finish it in 3 days, कि 3 women प्लस में 6 मैन उस काम को 3 दिन में खत्म कर सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, एंड ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो दो इक्वेशन आई है अब इन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और ये जो इक्वेशन है ये 1/x 1/y 1/x 1/y पैटर्न वाली आ रही है, जो हमने अभी ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा आपको, लेट कर लो कि 1/x जो है वो p के बराबर है, मान लिया हमने वेरिएबल, और 1/y जो है वो q के बराबर है। तो देयरफॉर हमारी अब इक्वेशन कैसे बन जाएगी, इक्वेशन हमारी बदल जाएंगी। अब ये हो जाएगा 2p प्लस में, पहली वाली की बात कर रहा हूँ, 5q इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। देख लो सही है ना। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, 4 2 जा 8p प्लस 4 5 जा 20q इज इक्वल टू राइट साइड में बचा प्लस का 1, ये 1 है, और ये आ जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। सेम आप काम इस वाली इक्वेशन के लिए भी करो सेकंड में, 1/x को p मान चुके तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6/y कितना हो जाएगा 6q इज इक्वल टू 1/3 है। इस 3 का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे करो तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9p प्लस 3 6 जा 18q इज इक्वल टू ये प्लस का 1, और ये आ जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, और वहां से p और q की पहले वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। तो सपोज करो मैं इस थर्ड वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 9 जा 72p हो जाएगा, और इस वाली इक्वेशन को मान लो मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी 9 8 जा 72p हो जाएगा। तो मतलब मैं p का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहता हूँ, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे दोनों इक्वेशन ये आ रही है, देख पा रहे हैं हम p का कोफिशिएंट जो सेम बन चुका है, और अब इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइन बदल जाएंगे सबके, माइनस हो गए, तो यहाँ पे लिख लो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये कितना हो जाएगा 72p माइनस 72p कैंसिल हो जाएंगे, 180 में से 144 क्यू जाएंगे तो कितने बचेंगे 36q इज इक्वल टू 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/36। इस q की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं थर्ड और फोर्थ में से, और वहां से हमारे पास p की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सपोज करो मैं फोर्थ वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9p प्लस में 18 मल्टीप्लाई q की वैल्यू क्या है 1/36, यहाँ पे रख दिया इज इक्वल टू ये 1 है, 18 1 जा 18 2 जा 36 हो गया, तो यहाँ से 9p इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2। देखो ये 1/2 बचा ना, इसको मैं राइट साइड पे ले गया, इसका साइन बदल गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 में से 1/2 गए, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। तो 9p इज इक्वल टू आया 1/2, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/9 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/18। तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ रही है 1/18। तो p आ गया और q आ गया। अब हमें फाइनल आंसर तो x और y में छोड़ना होगा। तो देखो हमने अभी ऊपर यहाँ पर 1/x को p माना था, तो वापस से वो चीज रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू p था, और हमने 1/y को q माना था, तो यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू q लिख रहा हूँ मैं। 1/x इक्वल टू p, तो p कितना आया था 1/18, यहाँ रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x के 1 जा x हो जाएगा और 18 1 जा 18, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18, और 1/y इज इक्वल टू q है, q कितना आया था 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 36। तो देयरफॉर दैट्स इट, x इक्वल टू 18 आ रहा हमारा और y इज इक्वल टू 36 आ रहा है। देखो x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि टाइम टेकन बाय वन वुमेन, तो कितने दिन एक वुमेन ले रही है 18 दिन, और y हमने माना था कि एक मैन कितने दिन लेगा, तो वो आ रहा है हमारा 36 डेज। तो लास्ट में आपको लिख देना है हेंस करके कि टाइम टेकन बाय वुमेन इज 18 डेज एंड द टाइम टेकन बाय मैन इज इक्वल टू 36 डेज। दैट्स इट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें बोला है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। इस लाइन का मतलब ये है कि रूही अपने घर जाने के लिए, जो कि उसका घर 300 किलोमीटर दूर है, घर जाने के लिए वो कुछ दूरी तो ट्रेन से तय करती है और कुछ दूरी के लिए वो बस से जाती है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। वो कहता है कि रूही को 4 घंटे लगते हैं टोटल अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है
और बाकी का बचा हुआ जो रास्ता है वो बस से जाती है। तो बेसिकली बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा, 300 में से 60 माइनस कर देंगे, यानी 240 किलोमीटर वो बस से गई होगी, है ना। फिर लिखा है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए एंड द रिमेनिंग बाय बस, और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस वो बस से कवर करे, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट और ज्यादा लग जाते हैं, मतलब 4 घंटे तो लगेंगे और उसमें 10 मिनट और ज्यादा लग रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन भी बताना है और बस की स्पीड भी बतानी है, अलग अलग क्या है। तो सिंपल सी बात है, लेट कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन तो हमने मान लिया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और हमने मान लिया कि जो बस की स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, ट्रेन और बस की, तो एक साइड लिख लेते हैं यहाँ पर ट्रेन और एक साइड लिख लेते हैं यहाँ पर बस। देखो हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड निकालने का, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ट्रेन के लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा और बस के लिए भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ध्यान से देखें, ट्रेन की जो स्पीड है वो हमने x मान ली, तो यहाँ पर तो x आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है ट्रेन का, उसने शुरू में बताया था कि उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करा, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। डिवाइड में टाइम कितना है, देखो टाइम तो हम लेना पड़ेगा t1। t1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 4 आवर्स बताए थे ना, वो तो टोटल टाइम बताया है कि 300 किलोमीटर चलने के लिए उसने 4 घंटे लिए हैं टोटल। तो इसी वजह से 60 किलोमीटर का टाइम हमें नहीं पता है, तो इसी वजह से हम उसको बोलेंगे t1। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो t1 की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन में x, इसका भी हम यूज करेंगे। सेम काम यहां पर करो बस के लिए। देखो बस की स्पीड को हम क्या मान चुके, y। बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, अगर उसने 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से करा और बचा हुआ बस से करा, तो बचा हुआ कितना, 300 में से 60 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 240। तो यहाँ पर ऊपर लिख लो 240, डिवाइड में टाइम टेकन, यहाँ पर कितना टाइम लिया, मान लेते हैं ये t2 टाइम लिया, क्योंकि हमें नहीं पता सेपरेटली बस से कितना टाइम लिया है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से t2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 240 डिवाइड में y, ठीक है। अब देखो उसने बोला था कि जो दोनों टाइम है t1 प्लस t2 ये मिलाकर 4 घंटे बन रहा है। शुरू में उसने बोला था ना कि 4 घंटे लिए हैं, तो t1 प्लस t2 जो है मिलाकर उसने 4 घंटे लिए हैं। t1 की वैल्यू क्या आई थी 60 अपॉन में x, प्लस t2 की वैल्यू कितनी आई, 240 अपॉन में y इज इक्वल टू यहाँ पर 4 चल रहा है। अगर मैं यहाँ से ऊपर इक्वेशन में 4 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बनेगा 15/x, प्लस में ये कितना बनेगा 60 अपॉन में y, और इज इक्वल टू यहाँ पर 4 है। 4 कॉमन क्यों लिया था, ताकि ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो सके। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 15 अपॉन एक्स प्लस में 60 अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस का 1, और ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सो आई होप आपको ये इक्वेशन कैसे बनी है समझ में आ गया होगा। देखो ये तो अभी हमने केस नंबर 1 की बात करी, अगर दूसरा केस भी ध्यान से पढ़े तो उसने बोला था 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल करती है, तो इसी प्रकार से हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 100 अपॉन में x प्लस में y के ऊपर क्या आएगा, जो बचा हुआ डिस्टेंस है जो बस से ट्रेवल करा, तो बचा हुआ कितना होगा 300 में से अगर 100 उसने ट्रेन से कराया तो 200 किलोमीटर बस से करा होगा, तो यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे 200 डिवाइड में y, और इज इक्वल टू इस बार उसने जो टाइम लिया है वो कितना बोला था 10 मिनट ज्यादा लिए हैं, मतलब 4 घंटे तो लिए ही लिए हैं, लेकिन उसने 10 मिनट ज्यादा लिए हैं। अब मिनट को हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जो है वो हमारा आवर्स में दे रखा था, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 60, ठीक है। हमें आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। इसको थोड़ा कैंसिल करेंगे, 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60, तो इधर आ जाएगा ये 4 प्लस में 1/6, इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा इधर, इधर ये 24 प्लस में 1 यानी कि 25 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 100 अपॉन एक्स प्लस में 200 अपॉन में वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन में 6 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर से हम 25 कॉमन निकाल लेते हैं ताकि इक्वेशन हमारी छोटी बन जाए। तो इधर बचेगा 4 अपॉन में एक्स प्लस में 8 अपॉन में वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन में 6 हो गया। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 4 अपॉन एक्स प्लस में 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/6। अब इस 6 को भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 अपॉन में एक्स प्लस में 6 8 जा 48 अपॉन में वाई, और राइट हैंड साइड में बच गया सिर्फ और सिर्फ 1। ये आ जाएगी हमारी फाइनल सेकेंड इक्वेशन। तो देखो दो इक्वेशन हमने बना ली, फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकेंड इक्वेशन ये थी। देख पा रहे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पैटर्न नजर आ रहा है 1/x 1/y, और यहाँ पर भी 1/x और 1/y है। तो फिर से क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि 1/x जो है वो p के बराबर है, तो यहाँ पर लिख लो 1/x इक्वल टू p, और लेट 1/y इज इक्वल टू है q के बराबर। तो देयरफॉर हमारी इक्वेशन क्या बदल जाएंगी,
ये वाली इक्वेशन कैसे चेंज होगी, ये बन जाएगा 15p प्लस में 60q इज इक्वल टू 1, और ये जो सेकंड इक्वेशन थी ये कैसे बदल जाएगी, ये हो जाएगा 24p प्लस में 48q इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्लस का 1। ये आ गई थर्ड इक्वेशन एंड ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो अगर मैं पहली इस थर्ड वाली इक्वेशन को मान लो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 8 जा हो जाएगा 120p, और अगर सेकंड वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 5 जा हो जाएगा 120p। तो इन दोनों का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। सो मल्टीप्लाई करने पे हमारी ये दो इक्वेशंस आ रही है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, ये +20 और ये -120p कैंसिल हो जाएगा, और 480q माइनस में 240q कितना बचेगा, 240q इज इक्वल टू 8 में से 5 जाएंगे बचेगा 3। तो q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3/240। इसको अगर कैंसिल कर ले 3 1 जा और ये 3 8 जा तो q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/80। ठीक है, इस q की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं और वहां से हम p की वैल्यू निकालते हैं। सपोज करो थर्ड वाली में रख दे तो ये कितना हो जाएगा 15p प्लस में 60 मल्टीप्लाई में 1/80, क्योंकि q की जगह पे रखना था हमें 1/80 मैंने रख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा और ये 2 4 जा, तो यहाँ पर 15p इज इक्वल टू बचेगा 1 माइनस 3/4। इस 3/4 को हम राइट साइड पे ले गए, यहाँ पर एलसीएम ले ले तो 4 आएगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 आ जाएगा 1/4। तो बेसिकली 15p इज इक्वल टू 1/4 बन रहा है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/15 नीचे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 15 4 जा ये हो जाएगा 60। तो p की वैल्यू आ रही है हमारे यहाँ पर 1/60। अब p की वैल्यू भी आ चुकी है और q की वैल्यू भी आ चुकी है, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहीं पर निकाल ले रहे हैं, हमने 1/x को p माना है और 1/y को q, हमने 1/x को p माना है और 1/y को q माना था, तो यहीं पर हम रिप्लेस कर देते हैं और वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/60 और 1/y इज इक्वल टू 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 80। तो ये आ गई हमारी फाइनल आंसर की वैल्यूज, x की वैल्यू 60 आ रही है और y की वैल्यू हमारी 80 आ रही है। x हमने माना था कि ट्रेन की स्पीड होगी, तो बेसिकली ट्रेन की जो स्पीड है फाइनल आंसर के लिए वो आपको लिखनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और बस की जो स्पीड है फाइनल आंसर के लिए वो आपको लिखनी है 80 किलोमीटर पर आवर, जो हमने y माना था। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 3.6 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। पूरा चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 एक काफी बड़ा चैप्टर है और काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब नेक्स्ट वीडियो से करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।